हाँ जी, नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमारी जो क्लास है वह भारतीय संविधान पर अनवरत जारी है और भारतीय संविधान में हम जो है सबसे मेन जो मुख्य पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 के अंतर्गत आपका मैंने बताया था शुरुआत में ही आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम देखते हैं और पार्ट 3 में हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें कहाँ तक पहुँचे थे, आर्टिकल 32 जो इस पार्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये जितने फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए हैं, उनके उपचारों यानी रेमेडीज़ की बात की गई है आर्टिकल 32 में, यानी मूल अधिकारों के हनन होने पर हमको कहाँ सुरक्षा प्राप्त होती है, आर्टिकल 32 के तहत हमको सुरक्षा प्राप्त होती है। और आर्टिकल 32 में क्या-क्या बातें हैं, उसको मैंने थोड़ा-सा बताया था, आज उसको फिर से देखेंगे और साथ-साथ में जितनी भी रिट हैं आपकी, मूलतः आपको सुप्रीम कोर्ट की रिट 5 हैं और टोटल हम पढ़ेंगे 6 क्योंकि हाई कोर्ट को एक विशेष रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, उसको भी देखेंगे। तो कुल 6 रिट हम पढ़ेंगे। तो क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने याचिकाओं को शायद ऐसे रट लिया होगा, लेकिन आज उसको कैसे एक्सप्लेन करके हम उसको बताएँगे। आप बने रहिए क्लास के अंत तक और जब क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा आपको एक-एक याचिका बिल्कुल रट जाएगी, कभी गलत होगी नहीं। आपसे कभी भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, आपसे कोई भी याचिका से रिलेटेड बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हों भाई चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सेशन को लाइक करिए, साथ में उसको पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्लास कैसी है। और जब आप देख लीजिए उसके बाद अपना एक प्यारा सा फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तो आप विलंब नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो पहले मैं पिछली क्लास का थोड़ा-सा जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसको स्टार्ट करता हूँ। तो आर्टिकल 32 मैंने बताया था जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और उसमें रेमेडीज़ दी गई हैं, यानी कि वह रेमेडीज़ जो आपके संविधान में जो प्रदत्त आपके मूल अधिकार हैं, वो उसका अगर हनन होता है, तो उसकी दवा कहाँ उपलब्ध है आपकी 32 के तहत। और 32 ही आर्टिकल इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया कि आपको भारतीय संविधान में सबसे सब महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वह कौन-सा लगता है? तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर हमसे कोई पूछे, तो मैं यही कहूँगा कि जो आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद 32 है, वही भारतीय संविधान की आत्मा है। क्योंकि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आपका जो है आर्टिकल 32 में उसकी दवा उपलब्ध है। और आर्टिकल 32 की 4 बातें मैंने बताई थी पिछली क्लास में। 32 का 4 भाग आपको याद रखना है। पहला भाग है, पहले भाग में क्या लिखा हुआ है? तो पहले भाग में लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात है, यह बात आपको बहुत विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट को मत घुसेड़ दीजिएगा, अन्यथा बहुत ही बुरा चौपट हो जाएगा मामला। अगर पूछा जाए आर्टिकल 32 के तहत, तो आर्टिकल जो 32 है, इसमें दिया हुआ है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है, या पहला भाग है आर्टिकल 32 का। और 32 को दूसरा पॉइंट अगर देखें, तो उसमें दिया गया है ये रिट 5 प्रकार की होंगी। कौन-कौन सी प्रकार हैं, अभी बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा भाग है, उसमें यह दिया गया है कि रिट संबंधी अगर किसी को अधिकार देना है, तो संसद दे सकती है, वह सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अदर को भी या रिट जारी करने का अधिकार संसद प्रदान कर सकती है। तीसरा भाग यह है। तो चौथे भाग में दिया गया है कि जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको अधिकार हैं, उनका किसी भी दशा में नहीं हनन होगा जब तक कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी संवैधानिक उपबंध के अलावा किसी भी दशा में आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका हनन नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 32 में 4 बातें मैंने बताई थी, 4 भाग हैं, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की, या 32 में जो 32 आर्टिकल है उसमें बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है कि कौन-कौन सी प्रकार की रिट हैं, याचिकाएँ जो हैं, उसको उसमें दिया गया। तो अब हम उन्हीं रिटों पर चर्चा करेंगे, यानी उन्हीं याचिकाओं पे चर्चा करेंगे। हर एक
रिट जो अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हर पेपर में यह रिट रिट संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं वह आपके आज बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल कोई भी संशय होगा, कोई भी चीज़ें होंगी जो समझ में अभी तक नहीं आई होंगी याचिकाओं संबंधित, उसको आज आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की चर्चा को। तो पहला आपका जो रिट है वह कौन सा रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको लैटिन भाषा का शब्द है हैबियस कार्पस बोलते हैं। तो लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं हैबियस कार्पस। और पिछली क्लास में पहले मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से हैबियस कार्पस भी याद रखना है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछ लिया गया, हैबियस कार्पस लिख के दे दिया गया, देवनागरी लिपि में हैबियस कार्पस लिख के दिया गया, और मैंडवस लिख के दिया गया, कोरंटो लिख के दिया गया, लेकिन हिंदी नहीं दिया गया। यानी हिंदी का जब प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा मिल गया, यानी इस लैटिन भाषा के जो शब्द है इसको देवनागरी लिपि में ऐसे लिखा मिला। तो इसलिए आपको इंग्लिश भी याद रखनी है, इंग्लिश तो नहीं है यह लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसको भी याद रखना है और हिंदी भी याद रखनी है। हिंदी भाषी है तो आपको हिंदी शब्दावली के साथ साथ इसमें रिट की दशाओं में इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण रट के जाएंगे या परमादेश रट के जाएंगे या अधिकार परीक्षा रट के जाएंगे। इसमें आपको इंग्लिश या लैटिन जो भाषा का शब्द है वह भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न आपका जो है पेपर में पूछा जा चुका है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश करना। आपको ध्यान रखना है कोई अवैध रूप से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वह राज्य के द्वारा हो या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो, अगर किसी को बंदी बना लिया जाता है, अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस बंदी का या उसके बंदी के अतिरिक्त कोई भी इस रिट की मांग कर सकता है, और तो उसमें सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जो है जारी कर सकता है, उसी को रिट बोलते हैं। और यह दे सकता है कि बंदी को सशरीर हमारे सामने पेश किया जाए। और यानी इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यही है कि जो है बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश करना। अब इसमें निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको समक्ष प्रस्तुत करना तो है ही, साथ में इसमें क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बात करेंगे, तो निरोध की वैधता और अवैधता की जांच करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको बंदी बनाया गया, तो उसका वो लीगल है इनलीगल है यह जांच करेगा, और यह आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपका यह बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है यह जारी की जाती है। अब किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है, मान लिया किसी राज्य के द्वारा राज्य की पुलिस बना लेती है, तो यह कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि जो है बंदी को हमारे सामने पेश किया जाए, हम उसकी जांच करेंगे और यह देखेंगे कि उसको लीगल तौर पे या इलीगल तौर पे किस तौर पे आपका जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसका आपको यह याद रखना है। अब इसमें अगर इसको अभी तक समझ में नहीं आया हो आपको, तो मैं एक तरीके से समझा सकता हूँ, बहुत सरल भाषा में आप समझिएगा। हैबियस कार्पस चलो लिखा रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इसको मिटाना ही पड़ेगा, बोर्ड पे जगह है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए एक कैसे समझना है आपको, मान लीजिए ये पति हैं, पति परमेश्वर हैं, पति, और ये पत्नी है, पत्नी है, ए बी मान लीजिए, ठीक है, ये पति पत्नी है। अब पति पत्नी का संबंध है, और पत्नी के मान लो पेरेंट्स पिताजी पहुंचते हैं कोर्ट और यह आवेदन करते हैं कि हमारी बेटी को इन्होंने जबरदस्ती बंदी बनाया हुआ है, और यह जबरदस्ती रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, यानी जबरदस्ती बंदी बनाए हुए पिताजी यह कहते हैं। अब आपका जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी याचिका जारी करेगा, कौन सी याचिका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जब जारी होगा तो वहां पे क्या बंदी को जिसको कहा गया बंदी वह पेश किया जाएगा, पत्नी पेश की जाएंगी। अब पत्नी पेश की जाएंगी तो उसमें जब पूछा जाएगा, कोर्ट पूछेगा कि क्या आपको जबरदस्ती यहाँ पे अब उनको घर में बंद किया गया है आपको, तो पत्नी जी कहेंगी अरे नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ये हमारे पति देव हैं और हम अपनी स्वेच्छा से इनके साथ रह रहे हैं, यानी बंदी नहीं जबकि यह हमारे साथ हम इनके जीवन में भी हैं और इनके घर में भी हैं, यानी बंदी नहीं हम अपनी स्वेच्छा से हैं। तो वहीं यह याचिका जो है खारिज हो जाएगी। तो लेकिन वैधता और
अवैधता है, इसको तो चेक करेगा ही। तो यह आप छोटे एग्जाम्पल से इसको आप समझ लीजिए कि कैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। यह व्यक्ति, अब जैसे राज्य की कोई पुलिस है, पुलिस उठा ले गई किसी को, तो पुलिस उठा ले गई, अब आदमी कोई भी है या स्वयं है वह व्यक्ति, वह अपील करता है कि जो है ऐसी दशा है, तो वह उसको बंदी को कहेगा कोर्ट कि आप इसको सशरीर हमारे सामने पेश करिए, हम इसकी लीगलिटी इनलीगलिटी चेक करेंगे कि इसको कैसे बंदी बनाया गया। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें थोड़ी सी और स्पष्टता आप देख लीजिए आगे। तो अगर बात करें तो इसका प्रयोग जेल में किए गए अमानवीय बर्ताव की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। यानी बंदी को प्रत्यक्ष आप कोर्ट देखेगा और पूछेगा किस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जाता है, तो यह सब बातें हैं। उसके बाद निरुद्ध व्यक्ति से अन्य भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। मैंने बताया कि निरुद्ध कोई व्यक्ति जो बंदी बनाया गया उसके अलावा भी, जैसे कोई बंदी बनाया गया मेरा दोस्त है या कोई भी अननोन पर्सन है, तो हम भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि आप जो है हैबियस कॉर्पस जारी करिए कोर्ट से। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और यह याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित यह याचिका होती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, तो इमरजेंसी लगाई गई तो उसमें जो भी सरकार के विरुद्ध नेता राजनेता जो भी विरुद्ध थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया तो वो भाई कोर्ट में अपना जो है करेंगे, याचिका दायर अपील करेंगे। तो अपील जब किए वो, तो देश के 9 हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा, देश के 9 हाई कोर्ट्स ने कहा कि इनको जो बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, यानी इनको अवैध बताया गया और कहा गया कि इनको जो है रिहा करिए और ये बिल्कुल अवैध है, अवैध रूप से बंदी बनाए गए हैं। फिर सरकार ने क्या कहा, सरकार सीधे पहुंची कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा था। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट ने, देश के 9 हाई कोर्ट ने कहा, सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, आपको ध्यान रखिएगा, सरकार मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी देश में बहुत सारी बातें हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो बंदी बनाए गए हैं यह बिल्कुल लीगल तौर पर बंदी है। ध्यान रखिएगा, यानी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय देते हुए, समझ लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया न्यायपालिका ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, देश के उच्चतम न्यायालय ने सरेंडर करते हुए कहा क्या, कहा कि ये बिल्कुल वैध तरीके से यानी लीगल तौर पे ये बंदी बनाए गए हैं और इनकी कोई लीगलिटी, कोई इनलीगल काम नहीं, ये बिल्कुल लीगल तरीके से वैध बनाए गए। ध्यान रखिएगा। और यह एक केस ध्यान रखिएगा, उसी केस में यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और उस केस का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एडीएम जबलपुर वर्सेस क्या था आपका, शशिकांत शुक्ला। और यह 1976 का मामला था, 1976 का। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, क्या कहा कि ये जो बंदी बनाए गए हैं बिल्कुल लीगल है। यानी यह न्यायपालिका का सरेंडर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। यह भारत देश में सबसे बड़ा, न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा यह धब्बा है। उसके ऊपर अभी तक यह धब्बा है, बहुत कम लोग जानते होंगे यह बातें, क्योंकि अब इसी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी संविधान की। आपको इमरजेंसी के टाइम इंदिरा जी के काल में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, कभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन जो जो बातें आती जाएंगी मैं उसको बताते चलूंगा। तो यह ध्यान रखिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कहा। और इस केस को ध्यान रखिएगा, इस केस को हैबियस वाद के नाम से भी जाना जाता है। किस केस को, एडमिरल जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1976 का वाद है और इसको हैबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड यह वाद था। तो हैबियस कॉर्पस हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा या आपका शशिकांत शुक्ला वाला वाद भी याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, अपना जो याचिका है वह है परमादेश। परमादेश किसे कहते हैं, परमादेश, इसको आप अगर परमादेश को थोड़ा सा
इसका शब्द जो है अलग अलग करके देखें तो समझ में आ जाएगा। परमादेश, परम प्लस आदेश। आदेश परम का क्या होता है? परम का होता है सर्वोच्च, सर्वोच्च। आदेश, आदेश होता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च आदेश। सर्वोच्च आदेश क्या है कि इसका पहले तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ परमादेश का हम आदेश देते हैं होता है, हम आदेश देते हैं। और मैंने बताया कि लैटिन शब्द है और इसका याद रखना है मैंडमस। मैंडमस इसका आपका लैटिन भाषा का शब्द है, याद ही ध्यान रखना है। तो हम आदेश देते हैं, इस रीत का अर्थ यह है शाब्दिक अर्थ, इसको याद रखना है। अब हम आदेश देते हैं तो यह कब जारी किया जाता है? किसी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य नहीं किए जाने पर उस संस्था को वे कार्य करने का आदेश देना ही क्या कहलाता है? परमादेश कहा जाता है। क्या हुआ इसका अर्थ? मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था है, वह उसके द्वारा जो उसका निर्धारित कार्य है वह नहीं किया जाता है, तो उसके लिए जारी किया जाएगा कि आपको यह कार्य करने के लिए आपको आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, किसी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य, जो उसके निर्धारित कार्य हैं, नहीं किए जाते हैं, तो उसके लिए जारी किया जाएगा कि आपका जो निर्धारित कार्य है उसको करिए, आपको हम आदेश देते हैं। या एक तरीके से नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्य और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। यह बात आपको ध्यान रखनी है। परमादेश द्वारा अगर बात करें तो लोक अधिकारों को उसके ऊपर विधि द्वारा आरोपित कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जाता है। तो परमादेश को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि यह कब जारी नहीं हो सकता है, यानी किसके लिए जारी नहीं हो सकता, अगर कोई संबंधित अधिकारी जो है वह उसका कर्तव्य जो है केवल उसका क्या हो, विवेकीय हो, विवेकीय हो, विवेकीय हो या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित हो, व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित हो, व्यक्तिगत निर्णय पर। यानी आपको ध्यान रखना है कि यह संबंधित अधिकारी का कर्तव्य केवल क्या हो, विवेकीय हो तथा व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित हो, तब यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। आधारित हो तो नहीं जारी कर सकता। और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें निजी संस्था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और निजी संस्था और निजी व्यक्ति, निजी संस्था या व्यक्ति, इसके विरुद्ध भी जारी नहीं होगा। दूसरी चीज, राज्यपाल, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति, इनके विरुद्ध भी जारी नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद संविदात्मक कर्तव्यों की पालना के लिए भी नहीं जारी किया जा सकता। जो कोई अडॉप्ट है, संविदा पे है, तो संविदात्मक कर्तव्य की पालना है तो भी नहीं जारी किया जा सकता। यह भी ध्यान रखना है। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, उनके लिए भी नहीं जारी किया जाएगा। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध भी नहीं जारी होगा। तो यह ध्यान रखना है कि परमादेश किसके किसके खिलाफ, किसके किसके लिए जारी किया जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगली रिट पर हम पहुंचेंगे। कौन सी रिट है? अगली रिट है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की बात करें तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है किस अधिकार से, और इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब हुआ को वारंटो। को वारंटो यह लैटिन है, लैटिन भाषा का शब्द है। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? अब इसको पढ़िए। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, हर एक सार्वजनिक पद का एक क्राइटेरिया होता है, एक योग्यता होती है, और उस योग्यता का अगर वो धारण नहीं करता है और वह पद को धारण कर लेता है किसी अवैध तरीके से, तो उसके विरुद्ध यह जो है यह जारी किया जाएगा रिट अधिकार परीक्षा की आप किस अधिकार से इस पद पर जो है आसीन है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आईएएस का एग्जाम होता है, आपको क्या, आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और किसी तरीके से आप जो है फर्जी मार्कशीट या कुछ भी मान लीजिए अवैध तरीके से आपने 12th ही किया है और पेपर दे रहे हैं, पेपर देने मान लीजिए सौभाग्य से आप पास भी कर लिए या कुछ भी होगा, पद प्राप्त कर लिए। तो पद प्राप्त कर लिए लेकिन बाद में पता चलता है कि आपकी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं है, तो यह रिट जारी की जाएगी कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं। यह बात अगर नहीं समझ में आए तो एक बात और बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे लखनऊ के डीएम साहब हैं, लखनऊ के डीएम साहब हैं,
ये हो गए डीएम ऑफ लखनऊ, लखनऊ। और इनका जो है ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ, वर्तमान में चर्चा में रहा संभल, संभल में। ठीक है, संभल में इस समय अस्थिरता है, तो मान लीजिए वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये क्या कहते हैं कि हम जो है संभल नहीं जाएंगे, संभल नहीं जाएंगे, और ये यहीं पे डीएम लखनऊ के पद पर ये आसीन है। दूसरा व्यक्ति जो आईएएस अधिकारी था वो आ चुका है यहाँ पे लखनऊ में, लखनऊ में आ चुका है अपने पद को धारण करने के लिए, पद को धारण करने के लिए लखनऊ आ चुका है। ये डीएम साहब कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको जो है उसका अपना पद, उसको आसीन पद पर नहीं कर रहे हैं। तो क्या यह व्यक्ति जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट के पास कहेगा कि ये जो है ये अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, हमको ज्वाइन करने नहीं दे रहे हैं। अब चूंकि इस पद की, आईएएस पद की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन इनका ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांसफर लेटर आ चुका है, यानी यहाँ लखनऊ में इस पद की योग्यता नहीं रखते, इनको संभल जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ बैठे हुए हैं। तो कोर्ट जारी करेगा, भाई किस अधिकार से आप लखनऊ के डीएम बने हुए हैं, आप भागिए तुरंत, कहाँ जाइए, संभल जाइए। तो यह बात आपको समझनी है, कुल मिला के मूल एग्जाम्पल से आप समझते चलिए। तो अधिकार परीक्षा में यही होता है कि कोर्ट पूछता है किस अधिकार से आपको जो पद मिला है वह धारण किए हुए हैं। अब रिट की जारी करने की कुछ शर्तें हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे जो विवादित, जिसके लिए जो है जारी किया जाएगा रिट, यानी प्रश्नास्पद पद जो है वह सार्वजनिक पद होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक पब्लिक वाला होना चाहिए। व्यक्ति को विधिक रूप से उसे धारण करने का अधिकार नहीं हो तभी यह होगा। ठीक है, इस रिट का दावा करने वाला व्यक्ति नागरिक हो, उसका विशेष या व्यक्तिगत हित होना आवश्यक नहीं है, उसका व्यक्तिगत हो, जैसे मान लीजिए हम हैं, अब कोई किसी दूसरे स्टेट दूसरे स्टेट का हो या दूसरे कहीं भी का भी हो, किसी भी स्टेट का कहीं भी का कोई व्यक्ति है, मैं मुझे पता चल गया कि यह जो है लेखपाल बन गया है, लेखपाल बन गया है, लेकिन ये जो है अभी सिर्फ क्या 8वीं पास है, 8वीं पास है, घूस वूस देके किसी तरीके लेखपाल बन गया है, मुझे पता चला, मैंने ऐसा कह दिया, जो है अब कोर्ट क्या करेगा, किस अधिकार से आप इस पद पर बने हुए हैं। यानी इस रिट को दावा करने वाला व्यक्ति जो है सिर्फ नागरिक होना चाहिए देश का, बाकी उसका व्यक्तिगत हित हो या ऐसा कुछ व्यक्तिगत विशेष हित हो यह आवश्यक नहीं। यानी मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, मेरा कोई वो दुश्मन नहीं है, या मैं, मुझे ऐसा नहीं है कि उसका पद यहाँ से चला जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, व्यक्तिगत हित कोई नहीं है, लेकिन इसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। तो यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद इसे मंत्रित्व कार्यालय है, मंत्री का जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस होता है उसके लिए, और निजी कार्यालय है तो जारी नहीं किया जा सकता। तो रिट जारी करने की शर्तें भी हैं कुछ, इसको भी याद रखना है। अधिकार परीक्षा चल रहा है, अधिकार परीक्षा आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ेंगे आगे, और आगे जो अगला रिट है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिट है, प्रतिषेध। और प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों एक साथ पढ़ने चाहिए, क्योंकि क्या है कि इन दोनों में बहुत माइनर जो है, माइनर डिफरेंस है। तो इसको प्रतिषेध, इंग्लिश, ये इंग्लिश शब्द है, प्रोहिबिशन इंग्लिश शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिषेध बोलते हैं इंग्लिश प्रोहिबिशन, और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या, इसका रोकना होता है या निषेध करना, रोकना या निषेध करना इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसे क्या किसी हायर कोर्ट द्वारा अधीनस्थ यानी लोअर कोर्ट को, या अधिकरणों, अधिकरण क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स अधिकरण, उनको जारी किया जा सकता है। और कब जारी किया जाएगा, जब कोई अपने अधिकार, कोई कोर्ट है मान लीजिए अपने अधिकार क्षेत्र से वह कार्य करता है, उसका अधिकार क्षेत्र कम है, मान लीजिए उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है लेकिन उसने दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। तो यानी उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, मृत्यु दंड देना नहीं है। तो अगर मृत्यु दंड दे दिया उसने, तो उसने क्या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है, यानी वह अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर दिया। तो इस तरीके से उसके लिए जारी किया जाएगा कि अगर वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, कौन, कोई लोअर कोर्ट, तो हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाएगा। और न्याय कार्यों को करने के लिए जारी किया जा सकता है, या केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किसी प्राइवेट या कोई व्यक्तिगत या कोई अनअथॉरिटी प्रशासनिक अधिकरण या कोई भी बात, उसके विरुद्ध यह जारी नहीं होगा। किसके विरुद्ध जारी होगा, या सिर्फ न्यायिक, न्यायिक और अर्धन्यायिक। अब अर्धन्यायिक क्या होते हैं, जो न्यायिक
प्रारूप के अनुसार चलते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, न्याय थोड़ा बहुत करते भी हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से वो न्यायिक संस्था नहीं है। जैसे आपको सुने होंगे एनजीटी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अधिकरण बोलेंगे इसको, ट्रिब्यूनल। तो यह एक तरीके से अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक देखते होंगे आपको, जुर्माना वगैरह लगाती है जब पर्यावरण का ह्रास किया जाता है, किसी संस्था द्वारा, किसी के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जाती है, तो वहां पे एनजीटी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और यह चूंकि यह न्यायिक संस्था नहीं है, लेकिन इसलिए इसको अर्ध न्यायिक बोलते हैं। अर्ध न्यायिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि न्यायिक कार्य इसके द्वारा संपादित होते हैं। तो एनजीटी जैसे हो गया, तो यह रिट जो है सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। और ये 2 अवस्थाओं में, जब कोई अधिकारिता से बाहर का कार्य करता है, मैंने बता दिया जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, उससे बाहर वो काम कर रहा है, तो उस पर, और जहां पर अधिकारिता ही नहीं है उसका, यानी उसकी जो है अधिकारिता ही नहीं है और उसकी अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा है, 2 अवस्थाओं में यह जारी किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो इस दशा में क्या जो है प्रतिषेध का जारी किया जाएगा रिट, और इस रिट के माध्यम से वो जो कोई भी लोअर कोर्ट जो है कार्य कर रहा है उसको रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ध्यान रखना है, इसको रोक दिया जाता है। रोकना, इसका अर्थ क्या है? रोकना या निषेध करना। तो अधिकार क्षेत्र से बाहर या उसकी अधिकारिता ही नहीं है, तो वह कोई कार्य कर रहा है, तो हायर कोर्ट कहेगा कि यह काम तुरंत रोक दीजिए, आपके बस का नहीं है, आपकी अधिकारिता से बाहर है, आपके अधिकारिता क्षेत्र में या नहीं आता है, इसलिए इसको काम रोक दीजिए, जहां तक आपने किया इसको रोकिए। तो यह याद रखना है। अब प्रतिषेध के बाद उत्प्रेषण देखें अगर, तो इसका काम भी रोकना है, लेकिन इसमें और उसमें दोनों में अंतर है। मान लीजिए यह क्या बताया मैंने कि जो प्रतिषेध है वह कार्य चल रहा है, कार्य जो है चल रहा है और अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है, तो रोक देगा, वहीं पे रोक देगा, ठीक। जबकि जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है, इसमें क्या निर्णय दे दिया गया, कार्य संपादित हो गया है। ध्यान रखिएगा, कार्य क्या हो गया? संपादित हो गया, यानी किसी लोअर कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया है, बस यही मूल अंतर है। ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर अंतर है दोनों में, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अब उत्प्रेषण की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्सियोररी, सर्सियोररी। और अगर बात करें इसका शाब्दिक अर्थ, तो इसका भी शाब्दिक अर्थ रोकना ही होता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में प्रमाणित होना या सूचना देना भी होता है, लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका भी अर्थ क्या है? रोकना। यहाँ भी जो है रोका जाता है, लेकिन किससे रोका जाता है? जब कार्य संपादित हो चुका हो, यानी कोई कार्य जो है न्यायिक कार्य चल रहा है, वह अधिकारिता क्षेत्र से लोअर कोर्ट के बाहर है, तो क्या करेगा? हायर कोर्ट तुरंत कहेगा, रोकेगा, और साथ में उसको अपने पास जो है पूरी फाइल मंगवा के केस जजमेंट को बदला जाएगा और वह अपना कार्य संपादित करेगा। यानी यह केस चलने के दौरान होता है या केस हो जाने के बाद, यानी लोअर कोर्ट के निर्णय के बाद यह याचिका जारी की जाती है। तो इसे भी क्या मैंने बताया, दोनों याचिकाएं जो है न्यायिक प्रकृति की हैं। और यह इसमें क्या कि जब इसे भी जो है क्या करेगा, हायर कोर्ट ही जारी करेगा और लोअर कोर्ट के लिए, तो दोनों में सेम बातें हैं, बस दोनों में माइनर अंतर है जो मैंने बता दिया। और इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में कमी के लिए भी जारी किया जा सकता है। कानून में अगर कोई खराबी आ गई है, कोई ऐसा काम कर रहा है, या कोई न्यायिक क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, कोई लोअर कोर्ट न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर रहा है, तो उसके लिए भी जारी किया जा सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। लखनऊ के निवासी हैं, मान लीजिए लखनऊ के निवासी, और लखनऊ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा दी, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा दी, क्या 5 साल की सजा दे दी है, 5 साल की सजा दे दी, ठीक है। उसके बाद सजा हो चुकी है, आपको सजा दे दी गई है, आपको पता चला कि यह जो इसने सजा दी है या इसका कार्य नहीं था, यानी इसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर था, यानी जिस
केस में मुझे सजा दी है, या तो इसको सुनने का अधिकार ही नहीं था। फिर आप क्या करेंगे, आप पहुंचेंगे यूपी के कहाँ, मान लीजिए हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपने ऐसी बातें बताई, अब क्या करेगा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, तुरंत क्या करेगा, उत्प्रेषण जारी करेगा, उत्प्रेषण रिट जो है जारी करेगा, और इसको रोक लेगा, पूरी फाइल अपने पास मंगवा लेगा, और केस की फिर सजा सुनेगा। तो यह बात आपको ध्यान रखना है, फिर इसकी सजा जो है खत्म होगी, ऐसा प्रक्रिया चलेगा। तो यह एग्जाम्पल की दृष्टि से आप इसको समझ सकते हैं। अगर बात करें तो इसमें प्रतिषेध जो है केवल क्या निवारक है, दोनों में अंतर थोड़ा सा आप देखते चलिए, क्या डिफरेंस है, माइनर अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं। एक तो केस जब चल रहा होगा तभी हो जाएगा, और एक केस जब पूर्ण हो जाएगा तब हो जाएगा, तो यह बात ध्यान रखनी है। तो अगर बात करें प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या है, निवारक है, जबकि जबकि क्या आपका जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है वह निवारक होने के साथ साथ सहायक भी है। उसमें तो सिर्फ रोक दिया जाएगा, और इसमें रोक के अपना जो है पूरा फाइल मंगवा के अपना केस जो है हायर कोर्ट देखेगा। तो निवारक के साथ सहायक भी है, सहायक भी है। तो यह बात आपको नहीं भूलनी है, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, इसमें ये बातें आपको याद रखनी है। अगर बात करें तो उत्प्रेषण और इसमें यह आपका जो है दोनों में माइनर अंतर है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि उत्प्रेषण रेट में विधि मूल को सुलझाया जाता है, तथ्यों की गलती को नहीं, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो। यानी कोई विधि में, उत्प्रेषण में क्या हुआ, विधि मूल को सुलझाया जाता है, तथ्यों को नहीं। ध्यान रखिएगा, तथ्यों को नहीं, यानी गलतियों को नहीं, गलतियों को नहीं सुलझाया जाएगा। कितनी भी बड़ी गलती हो, गलती नहीं सुलझाई जाएगी, बल्कि क्या विधि मूल को सुलझाया जाएगा, विधि को सुलझाया जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अगर रेट जारी करने का आधार अगर देखें तो इसमें उत्प्रेषण में आपको ध्यान रखिएगा, अधिकारिता का अभाव तथा अधिक होने पर, अधिकारिता का अभाव है या अधिक, अधिक ज़्यादा है, ज़्यादा है, अभाव या अधिक होने पर, ठीक है, अभाव या अधिकता होने पर, ठीक। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अगर उल्लंघन होता है, नैसर्गिक, प्राकृतिक न्याय बोल सकते हैं, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अगर उल्लंघन होता है तो भी यह जारी किया जाएगा, सिद्धांतों का उल्लंघन होगा तो भी जारी किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसलिए तो रिट जारी करने के आधार है, न्याय किया जाए तथा यह प्रतीत हो कि न्याय किया गया है, इसका आधार है, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण का। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको लोअर कोर्ट कोई सजा दे देता है 10 साल की, और वह उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं है, तो वह एक अन्याय हुआ आपके साथ। तो इस उत्प्रेषण का यह जो आधार है वह यही है कि न्याय तो होना ही चाहिए, न्याय होना चाहिए, और न्याय होने के साथ यह लगना चाहिए कि न्याय हुआ है, न्याय हुआ प्रतीत होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और न्याय हुआ प्रतीत होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए। तो यह भी आपको याद रखना है। और दो पक्षों को इसमें सुना जाए, यह बातें हैं, निर्णय में वैधानिक गलती हो उसको सुधारा जाए, तो यह बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर अब हम देखें तो थोड़ा सा हम इसमें जो है एक तरफ लिखेंगे क्या, आपका एक तरफ देखेंगे उत्प्रेषण और एक तरफ देखेंगे प्रतिषेध, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको फटाफट देखिएगा, फटाफट देखिएगा, फटाफट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में एक अंतर अगर यहाँ स्पष्ट रूप से ले लें तो दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और एक तरफ ले रहे हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों रिटें, पहली बात तो आपको याद रखनी है, दोनों रिटें क्या है, न्यायिक प्रकृति की हैं, न्यायिक प्रकृति की हैं, दोनों न्यायिक प्रकृति की हैं, क्योंकि ये न्यायालय को ही जारी की जाती हैं। अब आप ध्यान रखिए, प्रतिषेध में वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को उन कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोक सकता है। प्रतिषेध में क्या होता है, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के न्यायिक कार्यों, लोअर कोर्ट के
न्यायिक कार्यों न्यायिक कार्यों को रोक सकता है, कार्यों को रोक देता है। यह बात ध्यान रखी हुई है, रोक देता है, सिर्फ रोक सकता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। और जबकि उत्प्रेषण पर मैंने बताया, उत्प्रेषण में क्या होता है, रोकने के साथ साथ इसमें सिर्फ रोक सकता है, न्यायिक कार्यों को आगे बढ़ने से रोक सकता है इसमें प्रतिषेध में। और उत्प्रेषण में रोकने के साथ क्या, अपने पास बुला सकता है, पूरी फाइल वाइल मंगवा लेगा अपने पास। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ रोक सकता है, इसमें रोकने के साथ साथ अपने पास बुला सकता है, इसलिए यह निवारक और क्या, सहायक दोनों है, यह बात ध्यान रखनी है। और अगर बात करें तो प्रतिषेध का उद्देश्य है न्यायिक त्रुटि रोकना, सुधारना नहीं। इसका क्या है, न्यायिक त्रुटि जो हो रही है, न्यायिक त्रुटि को रोकना, जबकि सुधारना नहीं है, सुधारना इसका उद्देश्य नहीं है। और इसमें क्या होगा, न्यायिक त्रुटि को सुधारना इसका उद्देश्य है, सुधारना। कैसे सुधारा जाएगा, मैंने बताया कि 5 साल की सजा अगर होती है तो प्रेशर एक्ट के माध्यम से जो है पूरा उस केस को रोकने के साथ पूरे फाइल को अपने पास मंगा लिया जाएगा और जो उसमें गलतियां की गई है उसको सुधारा जाएगा। जबकि इसमें क्या, इसमें सिर्फ रोक दिया जाता है कि आप इससे आगे नहीं बढ़िए, आपका जो न्यायिक कार्य है अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जा रहा है और आप यही रुक जाइए, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी जो है बातें हो चुकी, आर्टिकल 32 के तहत सारी बातें हो चुकी। 5 ये स्पष्ट लिखा हुआ है, 5 प्रकार की रिट जो है जारी करेगा जो सुप्रीम कोर्ट, वह लिखा है किसमें, 32 का जो दूसरा 32 का दूसरा भाग जो है उसमें लिखा है 5 प्रकार की रिटों के बारे में। ये 5 प्रकार की रिट हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। और पहले में लिखा है कि मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट क्या रिट जारी कर सकता है, दूसरे में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। और तीसरे में जो कि लिखा गया है कि संसद जो है रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अन्य जो है न्यायालय को भी दे सकता है। तो क्या आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दे सकता है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दे सकता है, अगर संसद चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दे सकता है। लेकिन हालांकि वर्तमान में सिर्फ रिट जारी करने की शक्ति आपका हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब हाई कोर्ट को आपको अच्छे से याद रखना है कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 इसके तहत रिट जारी करने की शक्ति है। और इसमें बात करें तो इसमें रिट के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति है, क्योंकि यह 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी, 5 तो ये कॉमन हो गई, छठवां जो है वह है इंजंक्शन बोलते हैं इसको, इसको इंजंक्शन तरीके से समझ लीजिए। और यह जारी किया जाता है अंतरिम रिलीफ के लिए, अंतरिम रिलीफ। मान लीजिए आप पहुंचे तुरंत कहाँ पे, खट से पहुंचे कहाँ पे, कोर्ट में, कोर्ट ने तुरंत इसको जारी कर दिया इंजंक्शन हाई कोर्ट ने। और इसको जारी करने के बाद में आपको तुरंत जो है रिलीफ मिलेगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा, तुरंत इंजेक्शन लगेगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो यह इंटरिम रिलीफ के लिए जारी किया जाता है, यह आपको याद रखना है। इंजेक्शन 6वें प्रकार की रिट जो हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और एक अंतर है, 2 अंतर है, इसीलिए जो है हाई कोर्ट को शक्ति ज़्यादा दी गई है रिट के मामले में। दूसरा अंतर क्या है कि यह सुप्रीम कोर्ट जो है वह केवल फंडामेंटल राइट्स के ही उल्लंघन पर रिट जारी करेगा। जबकि जो हाई कोर्ट है फंडामेंटल के साथ साथ लीगल राइट्स के उल्लंघन पर भी जारी कर सकता है रिट। अब लीगल राइट्स क्या हुए, तो संपत्ति का अधिकार जैसा एग्जाम्पल है आपके सामने, बिल्कुल समझ जाइए। तो संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स में था, अब क्या है, लीगल राइट्स है। तो अगर संपत्ति के अधिकार संबंधी आपका कोई हनन होता है तो आपके लिए रिट जारी हो सकती है। लेकिन वह रिट सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि कौन, हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है। तो 2 अंतर आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में 2 अंतर है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है रिट के मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से, यह बात आपको ध्यान रखनी है। या हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो कैसे कहेंगे कि जो है
सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट को कैसे हो गई? तो यह बातें उनको नहीं पचेंगी, लेकिन आपको पचाना है। रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि वह 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इंजंक्शन अतिरिक्त रिट है, और साथ-साथ वह फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स विधिक अधिकारों के हनन होने पर भी याचिका जारी कर सकता है। तो अब मुझे लगता है कंप्लीट बातें हो चुकी हैं। आज की चर्चा अब हम देंगे यहीं विराम। हो चुका है आपका याचिका संबंधी, तो मैंने बता दिया कि 6 याचिका हमको पढ़नी थी और 6 याचिका हमने पढ़ लिया है। अब हम जो है आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। तो 6 याचिका याद रखनी है आपको। 5 तो कॉमन है दोनों में, और इंजंक्शन जो है वह अतिरिक्त है हाई कोर्ट के लिए। इंजंक्शन इंजंक्शन बोलते हैं, लेकिन इसको इंजेक्शन के तरीके याद रखिएगा। जैसे आपको बुखार है और दवा खाते हैं, तो दवा कुछ देर में आपको काम करती है, तो इंजेक्शन तुरंत खट से लगाया गया, आपका बुखार डाउन हो रहा है। तो इंजेक्शन क्या देता है? इंटरिम रिलीफ देता है। तुरंत जो है आपकी वह बीमारी नहीं खत्म हो जाती, लेकिन रिलीफ तो देता है, तुरंत रिलीफ देता है। उसी प्रकार का है इंजेक्शन। तो अब यही हमारी चर्चा होगी समाप्त। हमने बहुत डिटेल में देखा है। आपका जो रिट संबंधी यानी याचिका संबंधी जो बातें हैं वह हो चुकी है। आर्टिकल 32 यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। और कभी मैं जो इंदिरा गांधी जी सरकार द्वारा आपका कैसे संविधान की हत्या की गई उसकी चर्चा कभी देखेंगे, सिर्फ उसी को देखेंगे। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 24वें, 25वें, 26वें, 3 ये संशोधन, ये सब ऐसी बातें हैं जो शायद ही कोई करता है। और ये कितनी हास्यास्पद चीजें हैं कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने संविधान की हत्या, क्या उसको समझ लीजिए क्या बताएं हम, हत्या की, उसको बचाने के लिए आजकल लोग आंदोलन कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसकी जो बातें खराब हैं उसको आपको बोलना चाहिए। पार्टीवादी नहीं बल्कि विचारवादी। पढ़े लिखों में और अनपढ़ लोगों में यही अंतर होता है। तो आपको याद रखना है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके देश में वो अंधकार का युग कौन सा था, कौन सा युग अब है, कौन सी गलत बातें हैं, उसको आप स्पष्ट बोलिए। बिल्कुल निडर होके बोलिए, किसी पार्टीवादी मत बनिए, लेकिन विचार आपके जो है अच्छे होने चाहिए। पढ़े लिखों में थोड़ा पढ़ के अगर आप सम आलोचना नहीं कर सकते, जैसा कि यूपीएससी और पीसीएस में पूछा जाता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को देकर या पूछा जाता है इसका समालोचनात्मक जो है आपको टिप्पणी करिए, तो उसमें आपको निगेटिव पॉजिटिव सारे पक्ष लेके चलने होते हैं। तो आपको याद रखना है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते आपको निगेटिव पॉजिटिव सारी बातें, सारी पार्टियों की, सारी राजनीतिक पार्टियों की, सारे नेताओं की आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल अब चर्चा को देंगे यहीं विराम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सेशन को लाइक करिएगा, और जैसा भी वो अपना जो है फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।